आज भी उस इलाके के लोग कहते हैं कि अगर आप रात के वक्त उस जंगल से गुजरें और कोई बूढ़ा आदमी आपको छोटा रास्ता दिखाए तो कभी मत मुड़ना, क्योंकि छलावा कभी मरता नहीं। वो बस अगली रात और अगले शिकार का इंतजार करता है। शाम के धुंधलके में आसमान का रंग गहरा बैंगनी हो चुका था। सूरज की आखिरी किरणें अब बरगद के घने पत्तों के बीच धम तोड़ रही थीं। सन्नाटे को चीरती हुई बस एक ही आवाज आ रही थी, माधव और सोहन के पैरों तले कुचले जा रहे सूखे पत्तों की चरमराहट। दोनों के कंधे भारी थे और रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सोहन भाई रुक जा, जरा दम लेने दे। क्या तुझे पक्का यकीन है कि ये रास्ता सीधे चंदौली गांव निकलता है? मुझे तो दूर दूर तक किसी घर की रोशनी भी नहीं दिख रही। डरा मत माधव, मेरे दादा कहते थे कि इसी पुराने जंगल के रास्ते से जाने पर आधा रास्ता कम हो जाता है। बस हमें अंधेरा गहराने से पहले उस पुरानी पुलिया को पार करना होगा। चल, हिम्मत मत हार। जंगल अब और भी घना होता जा रहा था। पेड़ इतने ऊंचे और पास पास थे कि मानो वे आपस में कोई साजिश रच रहे हों। तभी अचानक रास्ते के बीचों बीच एक बांस की बल्ली और एक छोटी सी कच्ची चौकी दिखाई दी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी खाल लटकी हुई थी, सफेद लंबी दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी पीली चमक थी। रुक जाओ बेटों, आगे कदम मत बढ़ाना। बाबा, आप यहाँ इस वक्त अकेले? हम चंदौली जा रहे हैं, क्या ये रास्ता सही है? चंदौली? उस तरफ तो काल का डेरा है। आज की अमावस्या की रात वहां मौत का नाच होगा। उधर जाओगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। पर बाबा, हमारे गांव के लोग तो इसी रास्ते की बात करते हैं। वो देखो, वो पगडंडी, वो तुम्हें सीधे सुरक्षित रास्ते पर ले जाएगी। मैं यहाँ बरसों से पहरेदारी कर रहा हूँ ताकि तुम जैसे मासूम मुसाफिर गलत रास्ते पर जाकर अपनी जान न गवा दें। मेरी बात मानो, इधर मुड़ जाओ। माधव को बाबा की बातों में सच्चाई लगी। उनकी आवाज में एक अजीब सी हमदर्दी थी। लेकिन सोहन ने ध्यान दिया कि जहां बूढ़ा बैठा था वहां जमीन पर कोई परछाई नहीं बन रही थी, जबकि पास के पेड़ की परछाई साफ दिख रही थी। ठीक है बाबा, आपकी सलाह का शुक्रिया। हम इसी पगडंडी से चले जाते हैं। माधव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चुप कर, बाबा हमारा भला ही सोच रहे हैं। चल जल्दी। दोनों उस संकरी पगडंडी की तरफ मुड़ गए। पीछे मुड़कर देखने पर वो बूढ़ा पहरेदार अभी भी वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर अब एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। जैसे ही वो दोनों ओझल हुए, बूढ़े का शरीर धीरे धीरे लंबा होने लगा। माधव और सोहन उस संकरी पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे जिसे बूढ़े पहरेदार ने बताया था। वहां की घास इतनी ऊंची थी कि उनके घुटनों को छू रही थी। अजीब बात यह थी कि उस रास्ते पर चलते हुए हवा पूरी तरह रुक गई थी। न पत्तों के हिलने की आवाज थी, न किसी जानवर की। सिर्फ उन दोनों की तेज होती धड़कनें सुनाई दे रही थीं। सोहन, सुना तूने? कोई रो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत मदद मांग रही है। रुक माधव, ये आवाज पगडंडी के दाईं तरफ से आ रही है। पर बाबा ने कहा था कि हमें बस सीधा चलना है। इस आवाज की तरफ मत देख। वे आगे बढ़े, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने वही पुरानी चौकी और वही बांस की बल्ली थी जहां वे 15 मिनट पहले उस बूढ़े से मिले थे। ये कैसे हो सकता है? हम तो सीधा चल रहे थे, फिर घूमकर वापस उसी जगह कैसे आ गए? मैंने कहा था माधव, वो रास्ता सही नहीं है। पर वो बूढ़ा कहाँ गया? अभी तो यहीं बैठा था। रास्ता भटक गए क्या बेटो? मैंने कहा था ना कि जंगल बहुत मायावी है। तुम शायद गलत मोड़ मुड़ गए। ओ बाबा,
तुम हो कौन? हम सीधा चल रहे थे तो वापस यहाँ कैसे आए? और तुम्हारी परछाई क्यों नहीं दिख रही? परछाई? अंधेरे में परछाई का क्या काम? आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छोटा रास्ता दिखाता हूं। अब की बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बूढ़ा अपनी लाठी टेकते हुए उनके आगे चलने लगा। माधव और सोहन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वे उसके पीछे हो लिए। पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, सोहन ने गौर किया कि बूढ़े के कदम जमीन पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। सूखे पत्तों पर चलने के बावजूद सन्नाटा बना हुआ था। सोहन, देख, बाबा के पैर, उनके पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। माधव, अपनी नजरें नीचे रख, चिल्लाना मत, हमें यहाँ से भागना होगा। ये बूढ़ा कोई इंसान नहीं, ये छलावा है। तभी वो बूढ़ा अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी गर्दन पूरी 180 डिग्री घूम गई और उसका चेहरा सीधे माधव और सोहन के सामने था। उसकी आंखें अब पीली नहीं, बल्कि खून जैसी लाल थीं। पहचान लिया? पर अब बहुत देर हो चुकी है। इस जंगल में जो एक बार रास्ता भटकता है, वो मेरा खाना बन जाता है। छलावा अचानक गायब हो जाता है और चारों तरफ से माधव और सोहन के नाम की पुकार आने लगती है। माधव, भाग, पीछे मत देखना, बस भाग। दोनों अपनी जान बचाकर बेतहाशा दौड़ने लगे, लेकिन जंगल जैसे जैसे आगे बढ़ता, पेड़ और भी घने और डरावने होते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे भाग रहे हैं, पर असल में जंगल खुद उन्हें अपनी गहराई में खींच रहा था। माधव और सोहन झाड़ियों को चीरते हुए बेतहाशा भाग रहे थे। पीछे से आती डरावनी हंसी उनके कानों में गूंज रही थी। भागते भागते अचानक एक घना कोहरा छाने लगा। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। इसी भगदड़ में माधव का पैर एक जड़ में फंसा और वो मुंह के बल गिर पड़ा। सोहन, रुक भाई, मैं गिर गया हूँ, मेरा पैर मुड़ गया है। सोहन। कोहरा इतना घना था कि सोहन कहीं ओझल हो गया था। माधव ने घिसटते हुए उठने की कोशिश की, तभी उसे कोहरे के बीच से सोहन की आकृति अपनी तरफ आती दिखी। शुक्र है तू आ गया सोहन, हाथ पकड़ मेरा, मुझसे चला नहीं जा रहा। क्यों भाग रहा था माधव? देख, मैंने कहा था ना कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। चल, मेरे साथ चल। जैसे ही माधव ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की, उसे कुछ अजीब लगा। सोहन का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी खाल किसी मरे हुए जानवर जैसी सख्त थी। तभी दूसरी तरफ से एक और आवाज आई। माधव, कहाँ है तू? उस तरफ मत जाना, मैं यहीं हूँ। अगर सोहन वहां है तो तू कौन है? मैं तेरा हमदर्द हूँ माधव। देख, सोहन तुझे छोड़कर भाग गया, पर मैं तेरे पास हूँ। अचानक वो आकृति धुएं की तरह गायब हो गई। माधव डर के मारे कांपने लगा। तभी असली सोहन झाड़ियों से बाहर निकला। उसके हाथ में एक मोटी लकड़ी थी। माधव, शुक्र है तू ठीक है, यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो छलावा हमारी शक्लें बदल बदल कर हमें अलग करना चाहता है। याद रखना, अब से हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। सोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बूढ़ा, वो आवाजें, हमें कोई रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? मेरी बात सुन, वो छलावा हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। वो हमें वही दिखा रहा है जो हम देखना चाहते हैं। अब हम अपनी आंखों पर नहीं, बल्कि अपने कदमों पर भरोसा करेंगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक और आवाज आई। इस बार वो माधव की अपनी आवाज थी, जो झाड़ियों के पीछे से रो रही थी। सोहन भाई, बचाओ, ये जो तुम्हारे साथ है वो असली माधव नहीं है। मैं यहाँ गड्ढे में फंसा हूँ, बचाओ मुझे। सोहन, ये तो मेरी आवाज है, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ। उसकी बातों में मत आ, बस सीधे चलते रहे, वो हमें रोकना चाहता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और भी अजीब होने लगा। पेड़ अब हिलने लगे थे। उनकी टहनियां किसी हाथ की तरह उनके कपड़े खींच रही थीं। अचानक उन्हें सामने एक रोशनी दिखाई दी। एक पुरानी मशाल जल रही थी। देख सोहन, रोशनी, शायद वहां कोई गांव वाला है। रुक, ये रोशनी गांव की नहीं लग रही, ये उसी बूढ़े की चौकी है। हम फिर से वहीं पहुंच गए हैं। जी हाँ, उनके सामने फिर से वही चौकी थी, लेकिन इस बार वहां बूढ़ा नहीं बैठा था। चौकी पर माधव और सोहन के अपने ही थैले रखे हुए थे और उन थैलों के ऊपर ताजा खून के छींटे थे।
सोहन देख, हमारे थैले, ये खून, इसका मतलब हम मर चुके हैं। क्या हम दोनों लाश बन चुके हैं? ये छलावा हमें हमारा ही अंत दिखा रहा है। होश में आ माधव, ये उसका सबसे बड़ा हथियार है, भ्रम। अगर तूने मान लिया कि तू मर गया तो वो सच में तुझे मार देगा। ये खून असली नहीं, ये बस जंगल की लाल मिट्टी और हमारा डर है। सोहन ने हिम्मत जुटाकर चौकी की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने एक थैले को छूने की कोशिश की, थैला अचानक एक काली राख के ढेर में बदल गया। तभी उस चौकी के पीछे से वही बूढ़ा पहरेदार निकला, लेकिन इस बार उसकी लंबाई 7 फीट से भी ज्यादा थी और उसके हाथ जमीन को छू रहे थे। बहुत बहादुर बनते हो। इस जंगल की मिट्टी मेरे शिकारों की हड्डियों से बनी है। तुम जितना भागोगे ये रास्ता उतना ही लंबा होता जाएगा। थक जाओगे, हार मान लोगे और फिर मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हारे सपने चुरा लूंगा। छलावे ने सोहन की कमजोरी पकड़ ली थी। अचानक सोहन की आंखों के सामने जंगल गायब हो गया और उसे मेले की भीड़ और अपने रोते हुए भाई की आवाज सुनाई देने लगी। वो सुन्न खड़ा रह गया। उसकी पकड़ माधव के हाथ से छूट गई। सोहन, सोहन, उसकी बातों को मत सुन, वो तेरा दिमाग पढ़ रहा है। सोहन, मेरी तरफ देख। माधव ने देखा कि छलावा धीरे धीरे सोहन की ओर बढ़ रहा था। उसके नाखून किसी खंजर की तरह लंबे हो रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखना बंद किया, छलावा पागलों की तरह चीखने लगा। माधव, ये तूने क्या किया? दर्द असली है सोहन, ये खून असली है। इस दर्द को महसूस कर, ये तुझे बताएगा कि तू जिंदा है और ये जंगल झूठ है। अपनी आंखें बंद कर और बस मेरी आवाज का पीछा कर। सोहन को बात समझ आ गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अब उसे छलावे का डरावना रूप नहीं दिख रहा था, सिर्फ माधव की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने देखना बंद किया, छलावा पागलों की तरह चीखने लगा। नहीं, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। माधव, भाग। अब हमें दिशा की जरूरत नहीं, बस इस एहसास की जरूरत है कि हम यहाँ नहीं हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बिना देखे उस दिशा में भागे जहां से ठंडी हवा आ रही थी। उनकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उनके शरीर पर खरोंचों और चोटों का दर्द ये बता रहा था कि वे अभी जिंदा हैं। चारों तरफ एक भयानक चीख गूंज रही थी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ तड़प रही हों। अगर आंखें नहीं खोलोगे तो यहीं मर जाओगे। देखो, तुम्हारे पैर के ठीक आगे गहरी खाई है। एक कदम और तुम खत्म। सोहन, मत खोलना, वो हमें डराकर फिर से उसी जाल में ले जाना चाहता है। मैं नहीं खोलूंगा। माधव, मुझे पानी के गिरने की आवाज आ रही है। पास में कहीं झरना या नदी है। हमारी गांव के पास वही नदी बहती है।